नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह 100 शय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन करने के नाम पर डॉक्टरों द्वारा अवैध तरीके से धन उगाही की जा रही है, जिसकी पोल उस वक्त खुल गई जब एक बाहरी व्यक्ति ने ऑपरेशन के नाम पर एक युवक से 5000 रुपए ले लिया। इस मामले की शिकायत उस युवक ने CMS डॉक्टर SK ध्रुव से की। मामले का संज्ञान लेते हुए CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने तत्काल आरोपी व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाया और उसे मरीज को पैसे वापस करने का निर्देश दिया। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति को आरोपी व्यक्ति द्वारा पैसा वापस कर दिया गया। बता दें कि आरोपी ने 2500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराया था, जबकि 2500 रुपए कैश लिया था। इस मामले में CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर निवासी ब्रिज बिहारी का हर्निया का ऑपरेशन होना था। इसके लिए 27 मई 2025 को उन्हें अस्पताल में बुलाया गया था। आज वह अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पुत्र अभिषेक शुक्ला से एक बाहरी व्यक्ति द्वारा ऑपरेशन के लिए 5000 रुपए की मांग की गई। अभिषेक शुक्ला ने आरोपी व्यक्ति को 2500 रुपए ऑनलाइन व 2500 रुपए कैश दिया। अभिषेक शुक्ला का कहना है कि जो बाहरी व्यक्ति पैसा लिया है वह आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के गहजी गांव का रहने वाला है। उसका नाम अंशुमान यादव है। अभिषेक शुक्ला का कहना है कि जानकारी के अभाव में उन्होंने आरोपी व्यक्ति को पैसा दे दिया, लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई कि पैसा नहीं देना है तो वह इसकी शिकायत लेकर तत्काल CMS डॉक्टर SK ध्रुव के पास पहुंचे और उनसे शिकायत की। इस मामले में CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने संबंधित व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और पैसे वापस करने को कहा। आरोपी व्यक्ति अंशुमान यादव ने पीड़ित अभिषेक शुक्ला को पैसे वापस कर दिए। वहीं डॉक्टर SK ध्रुव ने संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। अभिषेक शुक्ला का कहना है कि मैंने पैसे मांगने की शिकायत CMS से कर दी, जिससे नाराज होकर डॉक्टर द्वारा BP ठीक न होने का बहाना बनाकर ऑपरेशन करने से मना कर दिया गया और कहा गया कि 1 हफ्ता बाद आओ। इससे परेशान होकर मरीज अस्पताल से वापस घर चला गया। इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK ध्रुव का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग की गई थी। मरीज के पुत्र ने आरोपी को पैसे दे भी दिए थे। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने तत्काल रुपए वापस करा दिया और संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभी तो आरोपी व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। यदि वह व्यक्ति अस्पताल में दोबारा दिखा तो उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। डॉक्टर SK ध्रुव ने कहा कि अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वहीं मीडिया की टीम मामले की पड़ताल करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो वहां पर कई ऐसे मरीज मिले जिनसे पैसे लेकर ऑपरेशन किया जा रहा था। फिलहाल CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है और उचित कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी, अतरौलिया में इलाज कराने आए जी, 100 शय्यायुक्त अस्पताल में। जी, किस चीज का है सर? हार्निया का ऑपरेशन। किसका है? पिताजी का, हमारे। आपके पिताजी का क्या नाम है? आपके पिताजी का ब्रिज बिहारी शुक्ला। तो हार्निया का ऑपरेशन कराने आप आए थे, क्या मतलब क्या हुआ था? सर हम जो है मंडे को आए हैं
और सर हमसे यही बोला गया कि आपका मंगलवार का ऑपरेशन है, तो हम कल आके एडमिट हुए वहाँ पे पिताजी को लेके, और हमसे 5,000 रुपये मांगा गया है। कौन मांगा? ये अंशुमान यादव नाम का लड़का। अच्छा जी। उसके बाद सर हमें जानकारी नहीं थी पैसे लगता है या नहीं लगता है, तो हमने 5,000 रुपये दे दिए। 2500 कैश दिए, 2500 ऑनलाइन पे किए, और हमसे बताया गया कि 400 रुपये पर्ची रसीद का लगता है। जी। तो उसके बाद सर हमने पैसा दे दिया, और हमें जानकारी नहीं थी, तो देने के बाद हम सर सीएमएस साहब को रिपोर्ट किए इस बात। अच्छा, शिकायत आप करने आए सीएमएस साहब की? जी। तो फिर क्या हुआ? सर उनके द्वारा फटकार लगाई गई उस लड़के को, और पैसा वापस कराया गया, जो कि 2500 रुपये वापस हुए अभी। अच्छा, जो क्या आपको जानकारी है जो आपसे पैसा लिया था, वह व्यक्ति अस्पताल का कर्मचारी है फिर क्या है? जी, कर्मचारी है, और मुकेश सर के साथ में जो सामने बैठते हैं वार्ड बॉय का। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। नहीं सर, वहाँ सारे लोग बैठते हैं जो पर्ची वगैरह लगाते हैं, काटते हैं, वही सर। जी, बाहरी व्यक्ति है। अब सर हमें आइडिया नहीं बिल्कुल है। अच्छा जी। तो पैसे आपके वापस करा दिए सीएमएस साहब? जी। डांटे फटकारे भी हैं उसको? जी। आप संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट तो अभी फिलहाल के लिए हम हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी पैसा लिया जा रहा है वहाँ पे। मैं सामने देख रहा हूँ, किसी से 8,000, किसी से 7,000, किसी से बोल के पथरी का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, गांठ का ऑपरेशन है, ऐसे करके 7-8,000 ऐसे लिया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि ये बाहर की मशीनें लगी हुई हैं, अंदर से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, इस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। अच्छा जी, ठीक। मरीजों के साथ लूट की जा रही है? जी बिल्कुल। नाम का आयुष्मान सिंह यादव व्यक्ति आया था, जिसको मैंने सामने शिकायतकर्ता के सामने उसके बयान दिलवाए, तो उसने कहा कि पहले कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए। उसके बाद जब हमने सामना कराया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने 2,500 रुपये लिए, और उसको पैसों को मैंने शिकायतकर्ता की शिकायत पर वापस कराया, और उसको कहा कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा, अस्पताल में दिखाई दिया, तो भी उसे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। अगर सर्जन ने इस तरह का कृत्य किया तो मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। अच्छा, ये किसके साथ रहता था जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर कि इसने पैसा लिया, किसके साथ? ये डॉक्टरों के कभी कभी आता, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी आता है डॉक्टर। हाँ, अगर संबंधित व्यक्ति किसी डॉक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आपने उसको वार्निंग देके छोड़ा अभी? हाँ, एफआईआर दर्ज करा दूंगा उसके खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, ये और शिकायतकर्ता की शिकायत पे मैं आगे संबंधित के व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अच्छा सर, ये अभी शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि और कई मरीज हैं जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसकी भी जांच करवाएंगे? हाँ, उसकी भी मैं कार्रवाई करूंगा। अगर इस तरीके की अगर मामला मेरे संज्ञान में आता है, प्रकाश में आता है, तो अवश्य कार्रवाई करूंगा संबंधित। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार द्वितीय ने बताया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2025-27 के प्रवेश हेतु उत्तर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2025 को सुचारू रूप से संचालित कराए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त परीक्षा दिनांक 1 जून 2025 दिन रविवार को प्रदेश के कई जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी, जिसका दायित्व बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झौसी को दिया गया है। जनपद आजमगढ़ में उक्त परीक्षा दिनांक 1 जून 2025 को 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9 बजे से 12 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक जनपद में निर्धारित 23 परीक्षा केंद्रों पर संचालित होनी है, जिसमें कुल 10,961 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार 2 परीक्षा केंद्रों पर एक केंद्र प्रतिनिधि तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। तत्क्रम में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने एवं शांति विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने व परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने व परीक्षा के उपरांत संकलन हेतु केंद्र प्रतिनिधि एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उक्त के अतिरिक्त केंद्र प्रतिनिधियों की तैनाती आरक्षित के रूप में की गई है, जो परीक्षा तिथि को प्रातः 5 बजे कोषागार कार्यालय परिसर में उपस्थित रहेंगे। उक्त परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु दिनांक 30 मई 2025 को अपराह्न 3 बजे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया है। सभी संबंधित केंद्र व्यवस्थापक केंद्र प्रतिनिधि स्टैटिक मजिस्ट्रेट उक्त बैठक में उपस्थित होंगे तथा बैठक के बाद अपने केंद्र का भ्रमण करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस हेतु प्रत्येक केंद्र पर कक्षों एवं फर्नीचर आदि को सैनिटाइज कराने की पर्याप्त व्यवस्था, प्रत्येक परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षा से संबंधित अन्य कर्मियों का इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान लेने के उपरांत मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित केंद्र प्रतिनिधि दिनांक 1 जून 2025 को नगर प्रभारी नोडल परीक्षा अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ की देख रेख में प्रथम सत्र हेतु प्रश्न पत्र गोपनीय सामग्री प्रातः 5 बजे तथा द्वितीय सत्र हेतु पूर्वाह्न 9 बजे कोषागार से प्राप्त करेंगे एवं परीक्षा आरंभ होने के नियत समय से पूर्व उक्त गोपनीय पैकेट्स परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएंगे तथा इसकी सूचना महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में स्थापित परीक्षा कंट्रोल रूम नंबर 7,80,07,93,655 पर एवं जनपदीय कंट्रोल रूम नंबर 9,45,44,17,172 पर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरांत अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को नकल विहीन सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात केंद्र प्रतिनिधि कोषागार से परीक्षा केंद्र को प्राप्त कराई गई परीक्षा सामग्री को सील कराकर केंद्राध्यक्षों के सहयोग से कोषागार कार्यालय तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। उन्होंने समस्त स्टेटिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहुंचकर वहां बैठक व्यवस्था, स्वच्छता तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्था तथा कक्ष निरीक्षकों के संबंध में पूर्व में ही पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। परीक्षा तिथि 1 जून 2025 को परीक्षा केंद्र पर प्रातः 7 बजे तक प्रत्येक दशा में पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में स्थापित परीक्षा कंट्रोल रूम नंबर 7,80,07,93,655 पर एवं जनपदीय कंट्रोल रूम नंबर 9,45,44,17,172 पर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में धारा 163 BNSS, पूर्व धारा 144 CRPC पूर्व से ही प्रवृत्त है, जिसके दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि को 200 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटो स्टेट कॉपियर की दुकानें बंद रहेगी। कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर सेलुलर मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन तथा परीक्षा अवधि में PCO, फैक्स व इंटरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारी कर्मचारीगण पूर्ण मनोयोग से सत्यनिष्ठा पूर्वक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कार्मिक की शिथिलता से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ड्राइवर हेड ड्राइवर हुए एकजुट, मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया आगाज, जिलाधिकारी को सौंपा अपना ज्ञापन। वॉइस ओवर। देश के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले वाहन चालकों ने मंगलवार से अपने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम का रिक्शा स्टैंड से शुभारंभ किया। राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति ने बैनर तले लामबंद हुए वाहन चालकों ने मैं वर्दी इस धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग किया। धरने के दौरान चालकों ने एक स्वर में राष्ट्रीय चालक आयोग के गठन की मांग की, जिससे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इस दौरान जंजीर तक पहनकर वक्ताओं ने यह संदेश प्रेषित किया कि चालक कितनी बंदिशों और अत्याचार में देश के विकास के लिए अपनी सेवाएं घर परिवार से दूर रहते प्रदान कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि कोई माने या ना माने ड्राइवर देश के आंतरिक सैनिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार ड्राइवरों की व उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, ड्राइवरों से पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही अवैध वसूली नहीं रोकती, तो ड्राइवर समाज एकजुट होकर आने वाले चुनावों में उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। कार्यक्रम ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड को लेकर के हम लोगों ने इस मुहिम को और इस मार्ग पर आज पिछले 10 साल से चल रहे हैं। आज जो देश में ड्राइवर का अवस्था है, ड्राइवर को कहीं सुरक्षा नहीं है, कोई मार देता है, कोई गाली दे देता है। ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है, जिसे नज़र में रखते हुए आज हमारे ड्राइवर भाई, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग ड्राइवर हैं, पर एक ऐसी अद्भुत विचारधारा का हम लोगों ने विचार किया। क्षेत्रीय संस्था और राज्य की संस्थाएं जो काम को कर रही थी, सबको एक करके हम लोगों ने राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति का निर्माण किया, जो दिल्ली में 22-23 मार्च को बहुत भव्यता तरीके से कार्यक्रम को किया। उसी का पार्ट 2 यहाँ पर है। यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अगर सरकार हम लोगों के मांग को ध्यान नहीं देती है तो आने वाले 27 में सबसे पहले हम लोग प्रदेश सरकार को छोड़ देंगे और 29 में भारत सरकार को छोड़ देंगे, क्योंकि अब नहीं सहेगा ड्राइवर अत्याचार। अब होगा और पार, क्योंकि अब ड्राइवर का कहीं नहीं सुनवाई हो रही है और पुलिस प्रशासन हर एक लोगों का इतना दुर्व्यवहार और दुराचार बढ़ गया है कि ड्राइवर हर जगह असहाय महसूस कर रहा है। तो मैं उन भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को, जो कि आज वह लोग कहने के लिए देश के रक्षक हैं और वह लोग ड्राइवर का भक्षक बने हुए हैं, उनको पहले मुंह तोड़ चुनौती है और यह हमारा पूरा चुनौती है कि वो लोग अपनी हरकत से सुधर जाए और ड्राइवर को जो व्यवस्था है, जो परिवहन डिपार्टमेंट का नियम है, सिस्टम है, उस आधार पे उसे अवैध तरीके से पैसा न ले। सीसीटीवी के कैमरा के दरमियान ड्राइवर का चालान काटी जाए। हम लोग देखते हैं रोड के ऊपर खड़ा करा के ट्रक वाले को ऐसा बोलने लगते हैं कि भैया 500 दो, 1000 दो, बार्डर के नाम पे 1000-2000 लोग लेते हैं। आखिर यह क्या व्यवस्था है देश का? देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर ड्राइवर समाज को इतना प्रताड़ित अगर सरकार नहीं समझती है तो मैं पुनः कहना चाहूँगा, हमारे साथी जो दिल्ली से आए, आज हम लोग पूरे भारत में गठन कर चुके हैं और सरकार को इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में मंगलवार को हरिऔध कला भवन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सरकार के मंत्री ने सपा द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर लगातार किए जा रहे हमले का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर इतनी गिरावट नहीं होती है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। कहा कि हम वोट देकर दूसरे को मजबूत करते हैं, हम खुद क्यों नहीं मजबूत होते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भाजपा को मुसलमान का विरोधी बताती है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस दिन यह पार्टियां भाजपा का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की एनडीए सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। देश में पहली बार 51 मुसलमान बच्चे IAS हुए हैं। समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 86 में से 56 SDM यादव को बना दिया था। कहा कि विपक्षी पार्टियां नफरत फैलाकर मुसलमान का वोट लेती हैं।
और कोई काम सपा बसपा और कांग्रेस के पास नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएए एनआरसी को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया। शाहीन बाग का आंदोलन देश में चर्चा का विषय रहा, लेकिन 2 साल में किसी की नागरिकता नहीं छीनी। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को भी मुसलमानों के हित में बताया। कहा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचकर मालामाल होते थे वही परेशान है। अमीर मुसलमान जो गरीब मुसलमान का हक लूटने वाले लोग हैं वही परेशान है। गरीब मुसलमान को इसका लाभ मिलेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि पंचायत चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। कहा कि इसका कारण यह है कि हमारे जो नेता हैं उनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की है और अगर हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो पर्याप्त सीट नहीं मिलेगी, जिससे हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कहा कि पंचायत चुनाव हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। 2027 में एक बार फिर से प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में लालू प्रसाद यादव द्वारा बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, जो भी फैसला लिया गया है वह पार्टी हित में लिया गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के नाम ठिकानों को ध्वस्त किया और आज पाकिस्तान खुद इस बात का सबूत दे रहा है, ऐसे में विपक्ष के मुंह पर ताला पड़ गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राशन भारत का लेते हैं और विदेश में जाकर भारत की खिलाफत करते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट सहित सभी 10 सीटों पर उनकी नजर है और हम लोग मजबूती से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 10 सीटों में कितने सीट पर जीत मिलेगी यह पंचायत चुनाव के बाद पता चल जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंचायत चुनाव की तैयारी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग धरातल पे संगठन को थोड़ा धार दे रहे हैं कि हम लोग वोट दे करके दूसरे को बनाते हैं। हम तरसते हैं कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो ताकत हम दूसरे को न देके हम खुद ताकत तो नहीं बनते। उसके लिए हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग बैठकों का दौर इसी तरह कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ आप सरकार में हैं, कहा जाता है कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी है। समाजवादी पार्टी यही कहती है, कांग्रेस यही कहती है, बसपा यही कहती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन से उनकी पार्टी खत्म। आप बताइए, एक योजना बता दीजिए जिस योजना में ये लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। एक योजना पहली सरकार है एनडीए की कि जिसमें 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं, पहली सरकार है। कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक 60 साल उनकी सरकार थी, 19 साल सपा बसपा की यूपी में सरकार थी, और जब अखिलेश जी के पास पावर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया। और लोग कहाँ गए? चलो भाई, राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, बिंद निषाद नहीं दिया, गोंड लोहार नहीं दिया, तो कम से कम मुसलमान तो दिया था ना। तो वही में वो दूगो बना लिए होते, 18% शेयर उसी में कर लिए होते, तो वो तो नहीं कर पाए। तो ये नफरत सिखाते हैं और वोट लेते हैं, और कोई काम सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं है। वक्फ कानून आया, 3 तलाक का कानून आया, तो सब तो मुसलमानों के खिलाफ रहा भाजपा ने किया। अच्छा, आप बताइए कि सीए और एनआरसी देश से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का था। हम लोग कहते थे कि नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा।
2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो भारत में। ये देखिए जो वक्फ बिल आया है इसको जरा गंभीरता से लोग पढ़ें। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान, एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या गरीब महिला का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर बेची है तो शिक्षा पे या आवास पे या उसके विकास में एक आदमी का नाम ये लोग बता दें कि उस पर खर्च किए हों। जो इसमें उनको बुरा लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके मालामाल होते थे, अमीर मुसलमान, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, वही मुसलमान परेशान हैं जो हक लूटने वाले लोग हैं। इस कानून से गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब कमज़ोर लोगों को जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आपने भी घोषणा यहाँ किया कि पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेंगे, क्या भाजपा का साथ 27 में रहेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हम तो पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे जब मंत्री थे तब वो, और 8 गो जीते थे, भाजपा लड़ी थी, हम भी लड़े थे। क्या प्लान है? देखिए प्लान क्लियर कट है कि हमारे तमाम नेता हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं तो उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। समझौते में जब हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो पता लगा जिले में 10 गो, 5 गो, 8 गो, 4 गो सीट यही मिलेगी तो कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस नाते छोटा चुनाव है, सब लोग लड़ के अब जीत लिया जाए। आपकी नज़र पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 10 विधायक उनके, 2 सांसद उनके। ये तो वो जा रहे हैं ना, अब हम आ गए हैं ठीक करने के लिए। इसके पहले 47 थे प्रदेश में ना, अब 27 का चुनाव आने दीजिएगा। उसके पहले तो 26 में होने जा रहा है ना पंचायत चुनाव, इसी में गढ़ का पता लग जाएगा। समाजवादी पार्टी तो कह रही है लड़कियों को घोषित चुनाव नहीं जिता पाए, वो क्या आज मत जिताएंगे? सही कह रहे हैं, एसी में बैठे थे अखिलेश जी, 46 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ धूल फाँक रहे थे, अब थे ना एसी में बैठे थे। अरे वो कृपा हो गई, अमित शाह जी की कृपा हो गई, मार दिए जो है। तो वही कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई है, तो उसी में फूल के कुप्पा हैं। अब देखिएगा चुनाव तब समझ में आएगा। तो 27 फिर से तीसरी बार सरकार में रहेंगे आप लोग, शामिल रहेंगे? सब कार्य करेंगे। देखिए पंचायत चुनाव सब लोग अलग अलग लड़ेंगे, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। उनका एक मामला चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए उनकी पार्टी का मामला है, वो निर्णय लेना उनका अपना काम है, उसमें हम लोगों को क्या कहना है। जो निर्णय लिया है पार्टी हित में लिया है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है कि उन्होंने पूरी सेना को छूट दे रखा और 100 किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादी के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया, जिसका सबूत खुद पाकिस्तान पेश कर रहा था। जो सबूत मांगने वाले लोग थे उनके मुंह पर काली खोद दिया पाकिस्तान। अब जो लोग कह रहे हैं, अब कांग्रेस की बात अगर करें तो राहुल जी जब भी जाते हैं विदेश तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राशन लेंगे यहाँ भारत का और जाके वहाँ खिलाफत करेंगे भारत। अब अखिलेश जी को ले लीजिए, अब सत्ता से बेदखल है, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं और क्या क्या बन रहे हैं। सवेरे लगता है पोस्टर होल्डिंग और 10 बजे तक फिर लपेट के लेके अंदर चले जाते हैं। ट्विटर पर ट्वीट होता है और फिर 10 बजे तक फिर ट्विटर से अपना हटा लेते हैं, फिर बैकफुट हो जाते हैं। अच्छा, एनडीए गठबंधन में भी कुछ यूपी में नहीं सही चल रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार वार चल रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ेंगे, हम बसपा के साथ लड़ेंगे, कुछ तरह से है। क्या गठबंधन टूट जाएगा? बताइए, इमरान मसूद मालिक हैं? इमरान मसूद तो मालिक नहीं है ना। लग रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन चलेगा 27 तक। देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ संभव है। कांग्रेस भी जान रही है कि हमारी क्या हैसियत है और समाजवादी पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कि कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे तो कहीं मुसलमान साथ छोड़ दिया तब हमारा क्या होगा।
क्या मुसलमानों को विश्वास कांग्रेस पे ज़्यादा है या समाजवादी पार्टी? कांग्रेस पर ज़्यादा है। कांग्रेस पे ज़्यादा है। ये 24 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया होता, याद करिएगा जब 17 में समझौता किया था तो अखिलेश जी ने खुद कहा था कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया था, बोला था ना। और फिर 24 में किया क्यों? पूरे प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाने के लिए मन बना चुका था। जब उन्होंने देखा कि तो मामला बिगड़ जाएगा तब उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया। क्या इसीलिए भाजपा ने आपको लगा दिया है कि मुसलमानों को आप कन्विंस करें? अरे हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं महाराज। आपका जो सम्मेलन हो रहा है नहीं, ये सम्मेलन अब चूंकि एक बहाना चाहिए ना। अब हम अच्छा बताइए, ब्रजेश पाठक पर लगातार समाजवादी पार्टी का डीएनए चेक कर रही है उनका, तो क्या? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन राजनीति में माँ बाप को नहीं घसीटा जाता है। ये समाजवादी पार्टी के दूषित मानसिकता का ये प्रमाण है। आपने मन से भी कहा कि जो अखिलेश यादव ने अपने बाप के नहीं हुए, बिल्कुल। आज मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। तो उनसे आपको समझौता किन परिस्थितियों में किया था? देखिए, कभी कभी कीचड़ धोने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। अच्छा, आपकी नज़र अदरौलिया सीट पर है, लगातार आप हर नहीं, हमारी नज़र 10 सीट पर है। 10 सीट पर है। तो क्या रणनीति है? जैसे 10 में से 10 समाजवादी पार्टी जब आप देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ वो कहती है हमारी सीट है। हमने दीदारगंज को देखा, मेहनगर को देखा, लालगंज को देखा, तरौलिया को देखा। अभी हमने 5 सीटों पर हम लोगों ने धरातल पे संगठन का काम किया। प्रजापति की वोट की गिनती नहीं है। 25,000, 30,000, 35,000 वोट हर विधानसभा में है। वो वोट यादव जी बताते हैं कि हमारा है। गोंड का 20,000, 25,000 वोट है, वहीं हर विधानसभा में। वहीं वोट विश्वकर्मा का 20,000, 25,000 विश्वकर्मा लोहार का, उसका वोट है, उसके वोट की गिनती नहीं है। पटेल की वोट की गिनती नहीं है। राजभर की वोट की गिनती नहीं है। आपके 10 विधानसभा में राजभर वोट है ना, लेकिन गिनती नहीं है। मौर्या के वोट की गिनती नहीं है। चौहान के वोट की गिनती नहीं है। निषाद बिंद के वोट, मल्लाह के वोट की गिनती नहीं है। खाली गिनती अखिलेश की निगाह में कि यहाँ खाली यादव मुसलमान रहता है। इसी नाते हम लगे हैं कि यादव मुसलमान को ये कहते हैं तो मुसलमान भी इनसे हटा देंगे, यादव भी कुछ ले लेंगे, और सबको हम घेर रहे हैं कि चलो अब दूसरी दिशा चला जाए। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर हुए जय किसान आंदोलन ने मंगलवार को अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। 25 मई को सिकरौर बाजार में आयोजित किसान महापंचायत में पारित हुई मांगों को लेकर आंदोलन ने अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राजनीति यादव ने बताया कि जानवरों के आतंक से किसानों की रक्षा, बिजली 300 यूनिट तक फ्री किए जाने, घरेलू बिजली माफ किए जाने, बेरोजगारी दूर किए जाने, गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किए जाने, नहरों में पानी उपलब्ध कराए जाने के साथ सभी CHC PSC पर 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। 25 मई को सिकरौर साबरी बाजार में बाग के मैदान में एक किसान महापंचायत किए थे, जिसमें हजारों किसानों ने 7 सूत्री मांग प्रस्ताव जारी किया था। तो आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग जाकर के मांग पत्र दिए, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई और इसी संबंध में आज हमने वहाँ दिया और उन्होंने कहा है कि हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और इस पर ठोस कार्रवाई। किन 7 मांगों को लेकर आप लोगों ने दिया है, उसमें मुख्य मांगे क्या थी आपकी? देखिए, मुख्य मांग सर हमारी है कि हमारी जो आजमगढ़ ज़िला है बहुत ही उपजाऊ ज़िला है। यहाँ हर फसलें होती थी, लेकिन 20 सालों में 3 जानवरों का प्रकोप यहाँ काफ़ी बढ़ गया है, नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड, जिनकी वजह से हमारी कुछ भी नहीं बच पाया। साग सब्जी, दलहन तिलहन सब खा जा रहे हैं। यहाँ तक कि गन्ना खेती हमारी संकट में पड़ गई है और किसानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। तो हमारी पहली मांग है कि हमारे जो नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड को जिला प्रशासन उसको संरक्षित करे। अब हमारे खेतों में नहीं पड़ना चाहिए, नंबर 1 मांग है। दूसरी मांग है सर बिजली विभाग। बिजली हमारी आवश्यक वस्तु होती है जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है और इसको पर पैसा लगना ही नहीं चाहिए। इसी का प्रयोग करते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे विकसित राज्यों में बिजली 300 यूनिट तक फ्री है। हमारे यहाँ हमारी मांग है कि हमारे लोगों की 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। अब तक की घरेलू बकाया बिजली बिल पूरे प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपये बाकी है और हमने अभी भारत सरकार का बजट 1 फरवरी को आया 50,68,000 करोड़ का और राज्य सरकार का बजट आया 8,08,000 करोड़ का। और जो भी सत्ता में आता है बोलता है आप बिजली बिल माफ़ करेंगे, तो उसी में से 25,000 करोड़ रुपया आप जमा कर दीजिए, हमारी बिजली बिल ख़त्म हो जाए।
और गांव में जा लोगों को काट दे रहे हैं, भूखंड कर दे रहे, 3-3 की फर्जी बिल पकड़ा दिए हैं, जिससे कि वहाँ हमारे यहाँ के किसान मजदूर सब त्रस्त है। जैसे अंग्रेजों के कारिंदे वसूली करते थे, ऐसे इस समय बिजली विभाग के लोग गाँव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तीसरी हमारी सर सबसे इम्पॉर्टेंट मांग है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी आ गई है। जैसे हमारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1980-82 के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की गई, खादी ग्राम उद्योग की गई, प्रधानमंत्री रोजगार जितनी भी योजनाएं संचालित की गई, हमारे यहाँ हद को आए और सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। गांव में कुटीर उद्योग लगे नहीं और लघु उद्योग लगे नहीं, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग 12 जा करके बेरोजगार होकर के अन्य राज्यों में, अन्य ज़िलों में जा करके 12,000 रुपये में 12 घंटे खट रहे हैं, जबकि वो रोज़गार हमारे गाँव में लगना चाहिए। तो हमने DM साहब से एप्लीकेशन भी दिया और वहाँ प्रस्ताव हुआ और आज स्पष्ट कह दिया कि श्रीमान जी 10 साल में इन योजनाओं से कहाँ कहाँ रोज़गार लगे हैं उसकी सूची सार्वजनिक किया जाए, और नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, और क्यों नहीं लगे तो जिनको पैसा आप यहाँ के लोगों ने दिए, जिम्मेदार लोगों ने, उससे वसूल करके हर गांव में 2-2 करोड़ के उद्योग स्थापित किए, जिससे बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है जैसे हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक शिक्षा है, जो रोजगार परक शिक्षा, पॉलिटेक्निक है, ITI है, फार्मा है, उसमें ये चेक किया जाए कि उसमें योग्य टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। छात्रों से नाजायज़ पैसा जो लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, उनको छात्रवृत्ति दिया जाए, ताकि जो है कि वो सब पढ़ करके रोज़गार में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट सर है कि हमारे यहाँ जो नहरें हैं सर, नहरें जो है कि महीनों गायब हो जाती हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, और जो नहर विभाग को उसको खुदाई में जो सिल्ट सफाई के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिससे कि हमारी खुदाई हेड से टेल तक पानी पहुंचाया जाए। ये हमारी नेक्स्ट मांग है। अगली मांग हमारी है कि सरकारी अस्पतालों में सर डॉक्टर आते नहीं हैं, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा डॉक्टर दोनों है तो लैब मशीनें सब CT स्कैन मशीन सब फेल चल रही हैं, और डॉक्टर लोगों को स्वास्थ्य नियमावली में लिखा गया कि जो डॉक्टर और स्टाफ जिस अस्पताल पर पोस्ट होगा वहाँ पर 24 घंटे रहेगा, उसके बने कमरों में रहेगा, HR माने होम नहीं मिलेगा उस होम का। उसके लिए उनको नोटिस भी मिल जाता है कि आपको कहीं प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ रहना है। ड्यूटी के बाद भी अगर रात में 12 बजे भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी इलाज करना है। लेकिन हमारे अस्पतालों पर सर डॉक्टर ज़्यादातर अस्पतालों में रात में नहीं रहते, जिससे भटक करके रोगी जाकर प्राइवेट में जाता है, और प्राइवेट में जाते हुए गरीबी रेखा में चला जाता है, लूट जाता है। तो इसके लिए अगर जो डॉक्टर उनकी जाँच कराई जाए, जो डॉक्टर अपने सरकारी अस्पतालों पर नहीं रहते रात में, उनकी जांच कराई जाए और उनका जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया गया उसको वापस लिया जाए अब तक का, और उनके ऊपर 24 घंटे लोगों की सेवा ना करने के जुर्म में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा बनता है, उनको आपराधिक मुकदमा करके जेल भेजा जाए, उनकी सेवा को समाप्त किया जाए। इत्यादि मांगों को लेकर के हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है, वहाँ से ठोस आश्वासन मिला है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुखर होकर के, हमारी 4थी महापंचायत होने जा रही है मेनगर में, और एक मऊ में होगी, एक बलिया में होगी, और हम मुखर होकर के आंदोलन करने के लिए बात। कप्तानगंज थाना पुलिस ने किशोरी और उसकी सहेली को भगाने वाले को गिरफ्तार किया है। 11 दिसंबर 2024 को पीड़ित द्वारा तहरीर दिया गया कि एक दिन पूर्व उसकी नाबालिग लड़की व उसकी सहेली जो जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी, वहीं से दोनों लड़कियों को अभियुक्त अजय देवगन पुत्र सुरेश उर्फ भग्गल लोना निवासी गांव लतीरपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर भगा ले गया है। बाद में पीड़िता व उसकी सहेली को बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में एक अन्य अभियुक्त रिसाल उर्फ पप्पू पुत्र सुरेश उर्फ भग्गल निवासी लतीरपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर का नाम भी प्रकाश में आया। उप निरीक्षक विवेक कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त अजय उर्फ अजय देवगन पुत्र सुरेश उर्फ भग्गल को खालिसपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड डायमंड,
और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।